सोचिए, एक ऐसा नाम जो कभी भारत के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था और आज उनकी 17 मंजिला आलीशान हवेली एक बहुत बड़े बैंक फ्रॉड केस में जब्त हो चुकी है। चलिए, आज इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। ये जो भी जानकारी हम दे रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं। किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 3,716 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये रकम है क्या? ये कीमत है सिर्फ एक घर की। जी हां, एक परिवार का घर। एक ऐसा घर जिसे एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी की जांच के चलते जब्त कर लिया गया है। मतलब इस कहानी में दांव बहुत ऊंचे लगे हैं। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक टावर की जब्ती कैसे अमीरी की एक शानदार निशानी एक बहुत बड़ी जांच में एक अहम सबूत बन गई। तो असल में हुआ क्या? बात है 25 फरवरी 2024 की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने मुंबई के पौशला के पाली हिल में मौजूद अनिल अंबानी के 17 मंजिला घर अबॉर्ड को अटैच कर लिया। ईडी को शक है कि ये घर कथित बैंक फ्रॉड से कमाए गए पैसों से जुड़ा है, जिसे कानूनी भाषा में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं। अब आता है दूसरा और सबसे बड़ा सवाल, एक साम्राज्य का पतन। भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स में से एक आखिर इस मोड़ पर पहुंचा कैसे? इस स्लाइड पर इसकी पूरी कहानी है। देखिए, सब शुरू हुआ 2016 में, जब टेलीकॉम सेक्टर में एक जबरदस्त प्राइस वॉर छिड़ गया। 2019 आते आते अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम दिवालिया हो गई। फिर 2020 से 22 के बीच बैंकों ने शिकायतें की और सीबीआई ने केस दर्ज कर लिए। और फिर 2023 में बड़े बड़े बैंकों ने आरकॉम के खाते को ऑफिशियली फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया। वो जो टेलीकॉम वॉर था, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक तरफ थे मुकेश अंबानी और उनकी रिलायंस जियो, जो एग्रेसिव प्राइसिंग और नई टेक्नोलॉजी के साथ पूरे मार्केट पर कब्जा कर रहे थे। और दूसरी तरफ अनिल अंबानी की आरकॉम का मार्केट शेयर लगातार गिर रहा था, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और आखिरकार कंपनी को दिवालिया घोषित करना पड़ा। और ये कर्ज कोई छोटा मोटा नहीं था। आरकॉम पर बैंकों का 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बकाया था। और यहीं से धोखाधड़ी के आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ। चलिए, अब कहानी के सबसे पेचीदा हिस्से पर चलते हैं, आरोपों का जाल। ये समझने की कोशिश करते हैं कि पैसों को दर्जनों कंपनियों और लेनदेन के मकड़जाल में कैसे घुमाया गया। इस पूरी कहानी में कई किरदार हैं। प्रमोटर्स में हैं अनिल अंबानी और टीना अंबानी। कंपनियां हैं आरकॉम और रिलायंस होम फाइनेंस। कर्ज देने वाले बड़े बैंक हैं जैसे एसबीआई, येस बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। और हां, जांच करने वाली एजेंसियां हैं ईडी और सीबीआई। जांच में एक शब्द बार बार सामने आ रहा है, राउंड ट्रिपिंग। अब ये क्या चीज है? सीधे शब्दों में कहें तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका है। इसमें पैसा देश से बाहर अलग अलग रास्तों से भेजा जाता है और फिर घूम फिर कर वापस देश में ले आया जाता है, ताकि वो एक लीगल इन्वेस्टमेंट की तरह दिखे। तो आरोप क्या है? आरोप ये है कि सबसे पहले बैंकों से भारी भरकम लोन लिए गए। फिर उस पैसे को 50 से भी ज्यादा शेल कंपनियों, मतलब सिर्फ कागज पर बनी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए घुमाया गया। इसके बाद इतने जटिल लेनदेन किए गए कि पैसे का असली सोर्स पता करना ही मुश्किल हो जाए। और फिर शायद इसी पैसे का इस्तेमाल अब्रॉड जैसी प्रॉपर्टी खरीदने या मेंटेन करने के लिए किया गया। यहां हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि ये इस मुश्किल विषय को समझने की हमारी कोशिश है। ये किसी भी तरह से खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह नहीं है। और हां, अगर आप ऐसे ही मुश्किल मामलों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं। चौथा भाग, इसका असर। ये मामला सिर्फ एक परिवार या एक कंपनी तक ही सीमित क्यों नहीं है, क्योंकि इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और दूर तक जाने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक केस इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये रिलायंस होम फाइनेंस के कॉर्पोरेट लोन्स का चार्ट है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में ये लोन था करीब 3700 करोड़ रुपए और अगले ही साल 2019 में ये रॉकेट की तरह बढ़कर 8600 करोड़ के भी पार हो गया। मतलब एक साल में दुगने से भी ज्यादा का उछाल। लोन्स में आया यही अचानक उछाल जांच के केंद्र में है और यह दिखाता है कि मामला शायद सिर्फ आरकॉम तक ही सीमित नहीं है। इस केस का असर कई जगहों पर पड़ रहा है। ये फैमिली रन बिजनेस एम्पायर्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बड़े सवाल खड़े करता है। यह हमारे बैंकिंग सेक्टर की लोन देने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाता है। इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा कमजोर होता है और सबसे बड़ी बात,
ये प्रमोटर्स की पर्सनल जिम्मेदारी तय करने के लिए एक नया कानूनी स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। तो अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, आगे क्या होगा? देखिए, इस मामले में आगे का कानूनी और फाइनेंशियल रास्ता बहुत लंबा और पेचीदा होने वाला है। शॉर्ट टर्म में देखें तो ईडी की पूछताछ जारी रहेगी और हो सकता है नई चार्जशीट भी दाखिल हो। मीडियम टर्म में अबॉर्ड की जब्ती पर कानूनी फैसला आएगा जिसके खिलाफ अपील भी की जा सकती है। और लॉन्ग टर्म में एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में लंबा मुकदमा चलेगा जिससे ये तय होगा कि आरोप सही हैं या गलत। अगर आपको ये मुश्किल मामला समझने में हमारी इस कोशिश से मदद मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना हमें और ऐसे विश्लेषण बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। इस केस के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, जाते जाते एक आखिरी रिमाइंडर, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब एक कॉर्पोरेट साम्राज्य ढहता है तो उसकी आखिरी कीमत कौन चुकाता है?